बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की के मनाजिल तय करते चले जाएं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 11th के MCQs हल करने वाले हैं। तो जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट MCQs, we have to read the question carefully. 4 options are given against each statement and encircle the correct option. Okay, the first question is, a triangle can be constructed if the sum of the measure of any two sides is dash measure of the third side. अब इस MCQs के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और उनकी 2 साइड्स की वैल्यू को प्लस कर लिया जाए तो वो तीसरी साइड के क्या होगी, मतलब उससे बड़ी होगी, छोटी होगी या इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे आप एक ट्राइंगल देख सकते हैं जिसकी साइड्स की जो वैल्यूज हैं 5, 4 एंड 3। तो हम थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से हल करके देखते हैं कि 5 + 4 हमने 2 साइड्स को प्लस किया तो वो आंसर आ चुका है 9, और जो हमारी थर्ड साइड है वो है 3। तो 2 साइड्स को जो प्लस करके आंसर आया है वो ग्रेटर देन है थर्ड साइड से। इसी तरह कोई और 2 वैल्यूज लेके देखते हैं। अब 4 और 3 को ले लेते हैं। तो 4 + 3 = 7। अब हमारे पास इस दफ़ा जो थर्ड वैल्यू है वो 5 है। तो अब 2 को वैल्यूज को प्लस करके 7 आया तो 7 जो है ना वो ग्रेटर देन है 5 के। अब आखिरी ऑप्शन रह गई है 5 और 3 वाली। तो 5 + 3 = 8। तो स्टूडेंट्स, you can observe 8 is also greater than the third side value which is 4। तो ये तीनों तरह से हमने 2-2 साइड्स की वैल्यूज को ऐड किया तो उनका आंसर तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। तो लिहाजा हमारे पास जो नीचे 4 ऑप्शन है उनमें है जी लेस देन है, बी ग्रेटर देन है, इक्वल टू है और ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो हमारी जो ऑप्शन बी होगी ना, ग्रेटर देन, कि हमेशा 2 साइड को प्लस करने से उसका आंसर ग्रेटर देन आएगा द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो 3 साइड होती है ना, तो वो कह रहा है 2 को जमा करें तो उसका आंसर तीसरी वैल्यू के लिहाज से क्या होगा। तो 2 को प्लस वैल्यूज को प्लस करके बड़ा आंसर आएगा तीसरी से हमेशा। लिहाजा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपके पेपर भी नज़दीक आ गए हुए हैं तो ज़रा फोकस करें। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे के नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है कि कैन बी आइसोसेलेस, कैन बी राइट एंगल्ड, कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड, हैज ईच एंगल इक्वल टू 50। तो स्टूडेंट, इसमें जो इक्विलेटर होती है ना वो ट्राइंगल आपके सामने है, कुछ इस तरह की होगी कि उसके एंगल भी सेम होंगे और उनकी जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो लिहाजा ये राइट एंगल तो नहीं हो सकती, इस राइट एंगल का इक्विलेटर के साथ कोई मैच नहीं, क्योंकि राइट एंगल में 90 एंगल होता है जबकि इसमें तो सारे 60-60 होंगे। तो लिहाजा ऑप्शन बी नहीं इसके साथ मैच करेगी। कैन बी ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? सच ट्राइंगल विच वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90। तो उनमें से एक एंगल जो है ना वो 90 से अगर बड़ा हो तो वो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल होती है। तो लिहाजा इसमें तो सारे एंगल 90 से छोटे ही हैं, तो लिहाजा ऑब्ट्यूज एंगल भी इक्विलेटरल के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगी। तो ऑप्शन सी भी ना नेग्लेक्ट कर दें। चलें जी, हैज ईच एंगल इक्वल टू 50। तो ऐसा भी नहीं हो सकता अगर सारे ही एंगल 50 हो जाएं। चलें फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं जी कि सारे एंगल 50 हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भला क्यों? क्योंकि 50 50 50 तीन एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो वो आ रहा है 150, और आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स शुड बी 180।
तो 180 ही आना चाहिए, जबकि 50 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो 180 आता ही नहीं है, तो ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। तो इट मीन्स के ऑप्शन डी भी निगलेक्ट ही होगी। तो पीछे बचती है आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या है? सच ट्राइंगल विच टू साइड्स आर इक्वल। तो इसका रिलेशन बन सकता है इक्विलेटर के साथ, क्योंकि इक्विलेटर में दो साइड तो कम से कम इक्वल होंगी ही। तो लिहाजा जो आइसोसेलेस है उसका तलक इक्विलेटर के साथ बनेगा। तो आप ऑप्शन ए को जो है वो मार्क कर लें करेक्ट ऑप्शन के तौर पर। अच्छा जी, चलें जी, अब हम चलेंगे तीसरे एमसीक्यूज पे, जो कि है इफ द सम मीन्स आपको पता होना चाहिए प्लस करने का बोल रहा है। किसको प्लस करना? ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। अच्छा, अगर दो एंगल्स को हम प्लस करें और वो लेस देन हो 90 के, तो देन द ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल कौन सी होगी? चले अब हम ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीन एंगल है हमारे पास, तो अगर इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 आना चाहिए। अब वो कह रहा है कि कोई से दो एंगल, टू एंगल्स को अगर आप प्लस कर ले, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी जो ए प्लस बी है ना, इनको हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर 90 से छोटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम 90 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, तो मैं 85 ले लेता हूँ। ले हमने गिवन कंडीशन के मुताबिक दो एंगल्स का सम 90 से छोटा ले लिया, लेस देन 90, तो वो है 85। तो अगर हम यहाँ से तीसरे एंगल को फाइंड करें इस कंडीशन के मुताबिक, तो वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये 85 180 में से माइनस होगा, तो सी का जो आंसर आएगा वो आई थिंक 95 होगा। ठीक हो गया। अब तीसरा एंगल जो है वो हमेशा 90 से बड़ा ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे जो कि लेस देन 90 होगी, 70 ले लें, 80 ले लें, 88 ले लें, तो वो जो तीसरा एंगल निकलेगा हर दफ़ा वो 90 से बड़ा निकलेगा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं इधर। तो अब हमारे पास ट्राइंगल्स की टाइप्स की ऑप्शन है जी। इक्विलेटरल नहीं हो सकती, वो हमने पीछे देखा है, 60 सारे एंगल बराबर नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन निगलेक्ट होगी। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि सारे एंगल जो हैं वो 90 से छोटे होंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जो तीसरा एंगल है वो हमेशा 90 से बड़ा होगा। अगर हम दो एंगल्स का सम 90 से छोटा लेते हैं, तो एक्यूट एंगल भी नहीं हो सकती, तो ऑब्ट्यूज एंगल होगी, जिसमें हमारे पास तीसरा एंगल हमेशा 90 से बड़ा आएगा। राइट एंगल भी नहीं हो सकती, क्योंकि 90 के इज इक्वल टू नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन मार्क ऑप्शन सी फॉर द करेक्ट ऑप्शन। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। 3 एमसीक्यूज हो चुके हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर भाई एक ही ऑप्शन है कि वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग my best to deliver a well deserved lecture. Okay, MCQ number 4, the line segment joining the midpoint of a side to its opposite vertex in a triangle is called। अब वो कह रहा है कि अगर आप ट्राइंगल की कोई लाइन का मिड पॉइंट निकालें, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो कहता है उसमें से किसी एक को आप लें, उसका मिड पॉइंट निकालें, और उस मिड पॉइंट को आपने मिलाना है किसके साथ? अपोजिट वर्टेक्स के साथ। ये 3 इसमें की पॉइंट है, तो वो क्या कहलाएगा? तो इसमें जो 3 कंडीशन होती हैं वो तीनों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहली आ गई, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो लाइन सेगमेंट हमने कंसिडर किया है वो है जी बी सी एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसमें डी क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट, ये देखें मिड पॉइंट, यहाँ ये लाइन जो लगी हुई है इसके ऊपर, और ये जो निशान सा लगा हुआ है, ये शो कर रहा है कि बी से डी और डी से सी बराबर हिस्सा है। तो बराबर हिस्से का मतलब है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है। चलें जी, हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट को कंसिडर किया जो कि थी बी सी, उसका मिड पॉइंट देखा जो कि था डी,
अब इस मिड पॉइंट को हमने मिलाना है अपोजिट वर्टेक्स के साथ। अपोजिट मतलब जो उसके मुखालिफ है, तो डी के जो मुखालिफ वर्टेक्स मतलब एंगल है वो ए है, तो डी को हमने मिला दिया ए के साथ। तो ऐसा करना क्या कहलाता है, ये मीडियन है। ठीक है, कि मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाएं तो वो कहलाता है मीडियन। तो ऑप्शन इसकी मीडियन होगी, लेकिन मैं बाकी कंडीशन भी आपके साथ जरा शेयर कर देता हूँ फॉर कंसेप्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं कि वही काम करना होता है, मिड पॉइंट निकाल के उसके ऊपर 90 का एंगल बनाना होता है, लेकिन उसको वर्टेक्स के साथ नहीं मिलाना। ये तकरीबन मिलता जुलता काम ही है मीडियन का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, क्योंकि इसमें भी मिड पॉइंट निकाला था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी मिड पॉइंट निकलेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा कि इस मिड पॉइंट पे आप 90 एंगल पे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, जो कि ई एफ लगी हुई है और ये वर्टेक्स के साथ नहीं मिलेगी, तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि फर्ज करें हमने पी को एक वर्टेक्स कंसिडर किया है, एक एंगल कंसिडर किया है, तो इसको हाफ कर दिया। फर्ज करें अगर ये 60 था तो 30 इधर हो गया और 30 इधर हो गया, तो ये कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। तो इसमें देखें वो मिड पॉइंट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसमें हम कौन सी ऑप्शन को स्टूडेंट्स सर्कल करेंगे या मार्क करेंगे, वो है जी ए मीडियन। लेकिन मैंने साइड बाय साइड इसके साथ आपको दूसरे कंसेप्ट्स भी एंगल बाइसेक्टर के और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के भी बता दिए हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है एमसीक्यू नंबर 5। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। अब एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया है। अब एंगल बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स मीन के तीनों के अब निकालें। अब जारी बात है एक ट्रायंगल के 3 वर्टिक्स हैं, जैसे ये ए है, ए का हमने एंगल बाइसेक्टर निकाला जो कि है ए डी। फिर इसी तरह बी का हमने एंगल बाइसेक्टर निकाला जो कि बना डी एफ। इसी तरह फिर सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाला जो कि बना सी ई। एंगल बाइसेक्टर मीन के वो जो एंगल है उसको हम हाफ कर रहे हैं, बराबर पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। जैसे 60 है तो 30 हो गया, 30 है तो 15 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा किए तो वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। ये देखें ये पॉइंट, तो मीट एट वन पॉइंट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं जी 1 पॉइंट। So dear students, option A is correct. आगे आ गया जी locus of all points equidistant from a fixed point is। अब बच्चों यहाँ सबसे पहले ना आप लोकस को थोड़ा समझें। अगर आपको इस वर्ड की समझ लग जाएगी तो इस जैसे आगे 3 से 4 MCQs आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड द वर्ड लोकस। लोकस बेसिकली क्या है, एक रास्ता है जहां से पॉइंट गुजरता है। यानी कि फर्ज करें मैं ये एक पॉइंट लेता हूं P, मैं इस पॉइंट को गुजारता हूं जी ऐसे, ये मैं ये चल रहा हूं जी इस पॉइंट को लेके यहां से ऐसे ऐसे जा। तो ये जो एक रास्ता सा बन गया है, एक ट्रैक सा बन गया है पी को मूव करवाने से, ये क्या है जी लोकस ऑफ पॉइंट पी। यानी कि ये पी का रास्ता है। तो ये पॉइंट, अब पॉइंट कहीं भी और किसी तरह भी मूव कर सकता है। अगर यही पी पॉइंट इस तरह मूव करेगा तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लोकस क्या हुआ, लोकस बेसिकली एक रास्ता है जो पॉइंट के मूव करने से, पॉइंट के चलने से बनता है। अब लोकस को हमने समझ लिया। लोकस बेसिकली एक ट्रैक है, एक पाथ है। जैसे कि अगर आप रेगिस्तान पे चल रहे हैं तो आप चलते जा रहे हैं तो आपके पाँव के निशान एक ट्रैक छोड़ रहे हैं, तो वो बेसिकली वो आपका लोकस है। इसी तरह मैं कह रहे जी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब पॉइंट्स का लोकस रास्ता, वो कौन सा रास्ता, इक्वी डिस्टेंस, जो कि बराबर फासले पर हो, कहां से,
फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से जो कि बराबर फासले पर मूव करे। मैं मतलब फर्ज करें मैं यहाँ एक ऐसे फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ और कुछ पॉइंट ऐसे लेता हूँ जो इस ये जो ए इसका नाम रख लेते हैं, इसके गिर्द घूम रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं कि वो जहां पर भी होंगे वो ए से बराबर फासले पर होंगे, जहां पर भी जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं, सर्कल। तो इसको थोड़ा मज़ीद अच्छे अंदाज से समझने के लिए ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, ये आपके लिए मैंने ढूंढी है। This is point O, just chilling here. Now, meet point P. It moves, but there's a rule. P always stays the same distance from O, no matter where it goes. As P keeps moving like this, something interesting happens. It draws a perfect circle. Every point on this circle is the same distance from O. This is called a locus. A circle is the locus of all points of fixed distance from a center. जी स्टूडेंट, आपने एक शॉर्ट सी वीडियो भी मुलाहिजा की है जिसमें आपने देखा कि अगर एक फिक्स पॉइंट के गिर्द बराबर फासले पर पॉइंट्स मूव कर रहे हों तो वो कौन सा पाथ बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि लोकस क्या है और सर्कल की कंडीशन ये क्यों बनी है, क्योंकि सर्कल वही होता है कि सेंटर से बराबर फासले, जिस पर हम रेडियस बोलते हैं, यानी कि सेंटर से सारे फासले बाउंड्री के बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी नेक्स्ट है जी लोकस। अब देखें, आपको अगर लोकस की समझ लग गई है तो आपको अब एमसीक्यूज बड़े अच्छे अंदाज से समझ आ जाएंगे। इसमें वो कह रहे हैं जी कि लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। अच्छा, अब पहले एक फिक्स पॉइंट था, अब दो फिक्स पॉइंट है। अब स्टूडेंट वो फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। उसमें जो पहला फिक्स पॉइंट है वो है P और दूसरा फिक्स पॉइंट है Q। अब इस P और Q से बराबर फासले पर जब कोई पॉइंट्स मूव करेंगे तो वो ये बनेगा, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब देखिए मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज करें मैं इस यहाँ एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, यहाँ एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। ये बेसिकली ये पॉइंट्स चल रहे हैं तो ये पाथ बन रहा है ना, ये जो लाइन हम लगाते हैं वो बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं तो वो एक लाइन। अब ये मैंने इसके ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लिए। अब इन पॉइंट्स को अगर आप देखें तो ये आप स्केल से मेजर करें, जैसे भी आप देखें तो ये इस Q से इधर से और इस P इधर से ये इक्वल फासले पर होगा। अगर मैं कोई और पॉइंट फर्ज करें ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो ये भी इस Q से और इस P से इक्वल फासले पर होगा। अगर नीचे को भी देखते हैं तो वो भी ऐसे ही होगा, ये P से और ये Q से इक्वल फासले पर होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था, लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स का वो रास्ता इक्वी डिस्टेंस जो कि बराबर फासले पर होगा फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। अब ये टू फिक्स पॉइंट है, वो जो सर्कल था उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, तो जब टू फिक्स पॉइंट से कोई लोकस बनेगा इक्वल फासले पर तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करेगा। तो इसको भी एक शॉर्ट वीडियो से थोड़ा सा देखते हैं कि वो पॉइंट किस तरह मूव करेगा। ये देखें, अब ए और बी यहाँ पर फिक्स पॉइंट्स हैं और वो एक पॉइंट मूव कर रहा है, तो वो कहाँ पर आ रहा है, उसके सेंटर से गुजर के, और वो 90 एंगल बना रहा है। तो यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो गया होगा। तो अब बेसिकली ये 90 का एंगल भी बना रहा है और सेंटर से भी गुजर रहा है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू द लोकस। अब देखते हैं जी ये कौन सा लोकस है, कौन सा रास्ता है। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन। अब आ गया सबसे पहला लोकस कौन था साहब, कौन सा था, फिक्स
एक फिक्स पॉइंट था जिसने सर्कल बनाया था, फिर आ गया जी दो फिक्स पॉइंट से लोकस चला बराबर फासले पर, तो उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अब वो कह रहा है जी कि एक लोकस चलेगा, अब वो किसके अगेंस्ट चलेगा, एक फिक्स्ड लाइन के अगेंस्ट चलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वो क्या चीज़ होगी, फर्ज करें मैं आपको इधर बताता हूँ कि ये हम एक फिक्स लाइन कंसिडर कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ताकि आपको ज़रा आसानी रहे, पी और क्यू। ये पी क्यू एक फिक्स्ड लाइन है ये वाली, ठीक है। अब लोकस क्या है, रास्ता क्या है पॉइंट्स का, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। अब ये जो नीचे एक आपको ये रास्ता नजर आ रहा है या लाइन, इसका भी कोई नाम रख लेते हैं, इसको आप कह रहे हैं जी एम और इसको आप कह रहे हैं जी एल। अब अगर आप इसको देखें तो ये जहां पर भी आप देखेंगे, फर्ज करें यहां से मैं इसको देखता हूं, ये बराबर फासले पर है, यहां से देखें बराबर, जहां से भी आप इसको देखेंगे तो ये बराबर फासले पर है। तो हमने पी क्यू को एक फिक्स लाइन कंसिडर कर लिया और उससे बराबर फासले पर पॉइंट को चलाना शुरू किया है। देखें ये मैंने पॉइंट को बराबर फासले पर चलाना शुरू किया, तो हर जगह पर इस पॉइंट का फासला फिक्स लाइन से बराबर है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या जो है कंडीशन सामने आई, पैरेलल लाइंस, ये अब आपस में ये दो लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं। तो इसलिए स्टूडेंट अगर लोकस बनेगा पॉइंट्स का इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन से, तो वो पैरेलल लाइन कंसिडर होंगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन, आप देखें यहाँ पर वो ऑप्शन कौन कौन सी हैं, सर्कल वाली तो पहली थी, ये नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली वो टू फिक्स पॉइंट वाली थी, ये भी नहीं हो सकती। एंगल बाइसेक्टर तो ये बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल ही नहीं बना, तो उसका बाइसेक्टर कहाँ से आएगा। तो पैरेलल लाइंस है ये, पैरेलल लाइंस वो लाइनें होती है जिनका आपस में फासला हर पॉइंट पर बराबर हो, तो ये पैरेलल लाइंस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट MCQs ऑफ दिस चैप्टर जो कि है स्टूडेंट लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये भी लोकस ऑफ पॉइंट वाला ही, तो ये 4 MCQs हो चुके हैं लोकस ऑफ पॉइंट के, तो इसलिए लोकस को समझना बहुत जरूरी है। लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब फिर वही रास्ता पॉइंट्स का बराबर फासले पर होंगे, वही इक्वी डिस्टेंस, लेकिन इस दफा क्या है जी टू इंटरसेक्टिंग लाइन से। अब ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, इसमें टू इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, ये जो ब्लू वाली है, M1 ब्लू लाइन और M2 ब्लू लाइन, ये हमारी टू फिक्स्ड लाइन है जो कि इंटरसेक्ट भी कर रही है। इंटरसेक्ट मीन आपस में एक दूसरे को काट भी रही है। अच्छा, ये तो हो गई कंडीशन। अब स्टूडेंट जब ये दो लाइनें आपस में दूसरे को काट रही है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके एंगल्स भी बन रही हैं। देखें ये मैंने पॉइंट आउट किया जी, ठीक है। ये अब जिस पॉइंट पे वो काट रही हैं तो ये बेसिकली 4 एंगल बन रहे हैं। अब वो कह रहा है जी लोकस ऑफ पॉइंट किस तरह का लेना है, जो इक्वल फासले पर हो दोनों लाइनों से इकट्ठा। अब मैं फर्ज करें यहाँ से ये वाला लोकस कंसिडर करता हूँ, तो इस पे जो भी मैं पॉइंट रहूँगा, फिर तो यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा और यहाँ से मैं दूसरी लाइन को चेक करूँगा, तो ये बराबर फासले पर होंगे। इस तरह अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँगा और यहाँ से इसको चेक करूँगा, तो ये बराबर फासले पर होंगे। अब किसी भी तरफ आप चले जाएं, फर्ज करें मैं दूसरी साइड पे आता हूँ, अगर मैं इस लोकस को कंसिडर करूँ, इस लोकस को, तो यहाँ पर भी मैं जिस भी जगह पर चेक करूँगा तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से बराबर फासले पर होगा। इस तरह ये भी चेक कर लें, ये भी चेक कर लें। तो अब हमने ये देखना है कि ये है क्या, ठीक है। ये जो हमने लोकस चलाया है जो दोनों लाइनों से बराबर फासले पर था, तो अब ये कंडीशन कौन सी बना रहा है, नीचे एक सेपरेट डायग्राम से देखते हैं। ये बेसिकली एंगल था और ये अब बाइसेक्ट हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से वो बराबर है। तो जाहिर सी बात अगर ये एंगल 50 का था तो ये 25, एक ऊपर वाला 25 और नीचे वाला भी 25 डिग्री होगा। तो बेसिकली जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन
आपस में कट कर रही हैं और कोई ऐसा लोकस चल रहा है पॉइंट्स का जो दोनों लाइन से बराबर फासले पर है, तो वो एंगल बाइसेक्टर बनाएगा। क्योंकि पहले मैंने आपको क्लियर किया कि वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एंगल बना रही हैं। फिर जब वो लोकस चला तो उसने बराबर कर दिया उसको, क्योंकि वो दोनों तरफ से बराबर है, तो बराबर हाफ कर दिया, यानी कि ऊपर अगर 50 था तो ऊपर भी 25 और नीचे भी 25। तो स्टूडेंट इस दफ़ा जो लोकस ऑफ पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंस हैं फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का पता होना चाहिए वो कौन सी होती हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो एंगल बनाती हैं। अब वो जो लोकस चला इक्वी डिस्टेंस पर दोनों लाइनों से, तो वो फिर जो एंगल बना रही थी वो इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको उसने हाफ कर दिया क्योंकि वो बराबर था दोनों तरफ से। तो लिहाजा इसमें ये सर्कल नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, पैरेलल लाइंस नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। जी स्टूडेंट, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अंदाज से समझे। लगता है कुछ स्टूडेंट को नींद आ रही है, लेकिन जागते रहना। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज फार्दर देन 2 किलोमीटर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो कि फार्दर देन है, मतलब दूर हैं कितने फासले से, 2 किलोमीटर से, यानी कि 2.1 पे है, इससे आगे ही है, यानी कि 2 से दूर ही है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही है, 2 पॉइंट समथिंग है। अब कहां से है जी, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बी इज ऑरिजिन आउटसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक हो गया। अब बेसिकली वो कह रहा है कि ये एक सर्कल है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट बी। अब ये फिक्स पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूँ जी बी का। ठीक हो गया, फिक्स पॉइंट बी हो गया, इज अ रीजन आउटसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब वो जो कह रहा है ना कि 2 सेंटीमीटर बाहर है इससे कोई फासला, फर्ज करें यहां है वो पॉइंट्स, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ कि आउटसाइड सर्कल है। अब 2 किलोमीटर से फार है, इट मीन्स के जो रेडियस है ना ये कम अज कम या एग्जैक्टली 2 किलोमीटर होगा। क्योंकि देखे ना, ये रेडियस अगर 2 किलोमीटर होगा तो इससे बाहर जो पॉइंट होगा वो 2 किलोमीटर से दूर होगा। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ जी रेडियस 1 किलोमीटर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि फर्ज करते हैं जी ये रेडियस 1 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल। तो आपको क्या लगता है ये जो पॉइंट मैंने बाहर लगाए हैं ये कितने हो सकते हैं? ये 1.1 हो सकते हैं, 1.2 हो सकते हैं, 1.3 हो सकते हैं। तो अगर हम रेडियस को 1 किलोमीटर कंसिडर कर लें तो आप ये जो सर्कल से बिल्कुल बाहर पॉइंट्स हैं, आप इनके मतलब ये नहीं कह सकते कि ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा हैं, चाहे आप जहां पर भी लगाएं, क्योंकि आपको श्योर ही नहीं, क्योंकि रेडियस तो 1 किलोमीटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसी तरह अगर मैं इसको कहता हूँ जी ये 1.5 है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने पॉइंट सर्कल से बाहर लगाए हैं ये 1.5 से दूर है। तो हमने कितने से दूर इसको करना है? 2 किलोमीटर से। तो इट मीन्स के जो कम से कम रेडियस है ना वो 2 किलोमीटर होगा, तो उससे जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा फासला कंसिडर होगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी भी है और इजी भी हो सकता है अगर आप पॉइंट को समझ लें कि ये फर्दर देन 2 किलोमीटर का बेसिकली सारा चक्कर है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा फासला हमने शो करवाना है जो सर्कल से बाहर के पॉइंट्स हैं। तो वो सिर्फ उसी सूरत में आप शो करवा सकते हैं कि अगर जो रेडियस है वो 2 किलोमीटर का होगा, तो फिर ही आप श्योरली कह सकेंगे कि जो हमने सर्कल से बाहर सेट ऑफ पॉइंट्स लगाए हैं वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर है। तो इट मीन्स को यहाँ पर आप ऑप्शन सी को जो है वो करेक्ट कंसिडर करेंगे कि एटलीस्ट रेडियस 2 किलोमीटर होगा, तो इससे बाहर वाले पॉइंट्स को हम कह सकेंगे कि वो फार्दर देन 2 किलोमीटर हैं। तो जी स्टूडेंट, ये थे आज की एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। मुझे कमेंट करके ये लाजमी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मेरी वीडियो इस तरह ठीक है कि साथ कुछ वीडियो वगैरह उसमें लगा दी जाएं ताकि मज़ीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, या फर्दर आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट।
अल्लाह आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कामयाब करे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।